नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द PIB? ये हम न्यूज बना रहे हैं, जहाँ पे सबसे बेस्ट आपको न्यूज मिलती है वो PIB होता है। जितने भी करंट अफेयर्स की वीडियोस, जो भी लोग इसके ऊपर काम करते हैं, PIB के ऊपर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हम किसकी शरण में जाते हैं? PIB की शरण में जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम से बड़ा धीरे धीरे हो रहा था सब कुछ, तो धीरेन्द्र ओझा जी ने बोला शरण जी को प्लीज आप हटिए, अब हम बनेंगे इसके डायरेक्टर जनरल। तो अभी प्रेजेंट में कौन बन गए हैं आपके PIB के डायरेक्टर जनरल? धीरेन्द्र ओझा। तो धीरेन्द्र ओझा अपॉइंट हो चुके हैं और सीनियर इंडियन या आपकी इंफॉर्मेशन सर्विस में रह चुके हैं, ऑफिसर हैं ये IIS। धीरेन्द्र ओझा हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब इन्होंने किसको रिप्लेस किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, शरण। हम किसकी शरण लेते थे? PIB की। लेकिन धीरे धीरे हम क्या करते हैं, पहले शरण लेते हैं, बाद में हम उसी की जगह को कब्जा लेते हैं। बस तो सैफ अली शरण जी ने की जगह थी पहले, और उनको रिप्लेस करके अब आ चुके हैं आपके ओझा जी। नेक्स्ट, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन फ्री स्टाइल रेसलिंग एट द अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंडर 23। एक तो ये याद रखना है आपने, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप मतलब कि आपकी जो एशिया आपका कॉन्टिनेंट है उसकी जो कंट्रीज है उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा और रेसलिंग चैंपियनशिप हुई। रेसलिंग में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, कौन सी हुई? फ्री स्टाइल। तो पूछा है गोल्ड मेडल, टोटल मेडल नहीं पूछे हैं। गोल्ड मेडल कितने जीते? तो 4 जीते हैं, टोटल हमने 8 जीते थे। तो बोलते इंडिया ने इसको टॉप किया इसमें, और ये हुआ कहाँ पे? जॉर्डन, अमान में। तो इन रेसलिंग इंडिया फिनिश द टॉप एट द अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 इन अमान, जॉर्डन। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए जी एशियन रेसलिंग जो चैंपियनशिप है वो कहाँ पे हुई, है ना। अगर किसी को भी रेसलर बनना हो ना, तो उनकी जो अम्मा होती है ना, जोर 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 लगा के बोलती तुमको ना, या बोल सकते हैं उनको बड़ा बोलते तुमको बड़ा जोर होना चाहिए। रेसलर बनना को मजाक तो है नहीं, बड़े जो ताकतवर होंगे वही बन सकते हैं। तो उनकी अम्मा ना उनको खूब सारा दूध पिलाती हैं। तो अमान जॉर्डन में हुआ ये। हो सकता है आपको मेरी ट्रिक्स बड़ी बेकार लगे, बट कभी कभी होता है, थोड़ा कोरिलेट हो जाती हैं। ऐसा नहीं है जबरदस्ती आपको ये करनी है, अगर आपके दिमाग में खुद से कुछ है तो आप उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। And Indian clinched a total of 8 medals in freestyle wrestling, including 4 gold, 2 silver and 2 bronze. बस आपने याद रखना है टोटल कितने उन्होंने गोल्ड जीते हैं, कितने उन्होंने सिल्वर जीते हैं, कितने उन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं। कजाकिस्तान टुक सेकंड प्लेस while किर्गिस्तान वॉन थर्ड। तो कजाकिस्तान रहा दूसरे नंबर पे और थर्ड नंबर पे रहा आपका किर्गिस्तान। ये याद रखना है, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरीके से। Next question. Name the hurricane that grew to an extremely dangerous category 4 is said to cause massive damage across the Caribbean windward island. तो ये है आपका हरिकेन वेरेल। कौन सा आपका बोलते हैं कैटेगरी 4 के अंदर डाला गया है हरिकेन? तो हरिकेन वेरेल है। तो हरिकेन वेरेल से रिलेटेड कुछ है कि एक एक्सट्रीमली डेंजरस कैटेगरी के अंदर आता है। और हरिकेन होता क्या है, और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो हरिकेन है इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिया जाता है। जो हमारा वर्ल्ड है उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं वहाँ पे इसका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नाम है। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे है एशिया, यहाँ पे है यूरोप, यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका, और यहाँ होता है हमारा अफ्रीका, और यहाँ पे होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो इस वाले रीजन में यहाँ पे हमारा इंडिया आता है। इस वाले रीजन में इसको बोला जाता है साइक्लोन। और इस वाले रीजन में जहाँ जापान है, जहाँ पे आपका चाइना है, यहाँ पे इसको बोला जाता है टाइफून। जो ये वाला एरिया है यहाँ इसको बोला जाता है हरिकेन। और ये वाला जो है एरिया है आपका ऑस्ट्रेलिया वाला, वहाँ पे इसको बोला जाता है विली विली। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी जगह पे इसको किस किस अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो हरिकेन एक पावरफुल डिस्ट्रक्टिव ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है, एक ट्रॉपिकल रीजन में बनने वाला एक खतरनाक सा स्टॉर्म बोल सकते हो, तूफान बोल सकते हो, जिसके साथ खूब सारी बड़ी स्ट्रॉन्ग सी विंड्स आएंगी, हैवी रेनफॉल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका लो होता है। लो एरिया में ही तो बनता है, जहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वहीं पे तो क्रिएट हो गया आपका, है ना। गर्म हवाएं उठेंगी और एक साइक्लोन की फॉर्म बनाएगी, और वो जब आएंगी वहां से ट्रेड विंड्स आएंगी आपकी, तो हवाएं लेके आएंगी, उसके साथ खूब सारा जितना भी ओशन में क्रिएट होता है, तो ओशन में तो इतना इवेपोरेट होकर पानी जा रहा है ऊपर, तो कितनी खतरनाक सी बारिश होगी।
तो हरिकेन्स को साइक्लोन भी बोलते हैं, टाइफून भी बोलते हैं, है ना। मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे इसको हरिकेन बोलते हैं। ये याद रखना आपने, अटलांटिक ओशन एंड ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक, मतलब जो आपका अटलांटिक महासागर है और आपका जो नॉर्थ पैसिफिक प्रशांत महासागर का जो नॉर्थ वाला ईस्टर्न नॉर्थ वाला पार्ट है, वहाँ पे हरिकेन बोलते हैं। तो वहाँ पे पड़ता है हमारा, इधर देखिए वहाँ पे पड़ता है आपका ये अमेरिका वाली कंट्री, जो भी अमेरिकन कंट्रीज हैं, और नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक में बोलते हैं टाइफून। ये आ गया चाइना वाला एरिया आपका, चाइना जापान। कई बार डायरेक्ट पूछा था चाइना में क्या बोलते हैं, जापान में क्या बोलते हैं। और साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में बोला जाता है, ये वाला जो रीजन है आपका, यहाँ पे बोला जाता है इसको साइक्लोन। और यहाँ पे जो इधर रह गया आपका ऑस्ट्रेलिया, उसको वहाँ बोला जाता है विली विली। साइक्लोन एक लार्ज एयर मास होता है दैट रोटेट्स अराउंड द अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड साइक्लोन रोटेट क्लॉकवाइज। ये याद रखना आपने, क्लॉकवाइज से घड़ी घूमती है आपकी, इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहाँ थोड़ी ज्योग्राफी वाला पार्ट जा रहा है, तो अगर मैं उस तरफ शिफ्ट नहीं होना चाहूंगी ना, क्योंकि फिर आपका करंट अफेयर कवर नहीं होगा। इस तरीके से होता है हमारा। ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं आपके कि साइक्लोन रोटेट करता है क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब नीचे वाले एरिया में। ये वाला जो एरिया था आपका इक्वेटर से नीचे वाला। और एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पे करता है आपका, ये होता है क्लॉकवाइज, और ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पे ये फॉर्म होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। Cyclones are rapid inward circulation around a low pressure area. Factors like wind speed, wind direction, temperature, humidity contribute to that of development of cyclones. Center of cyclone is calm area called as eye of the storm. Most important. साइक्लोन का जो सेंटर, जहां पे ये एक बिल्कुल शांत एरिया होता है जहां पे ये क्रिएट हो रहा होता है, उसको बोलते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको बोला जाएगा कि जो आई ऑफ द स्टॉर्म क्या है, तो आपने याद रखना है कि जहां पे भी बोलते हैं सेंटर ऑफ द जो साइक्लोन होगा वो एक बड़ा शांत एरिया होता है जहां पे बनता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, आई ऑफ द स्टॉर्म। साइक्लोन्स टर्म्ड बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट, यहाँ पे दे दिया है आपको मैंने, हरिकेन अमेरिका, टाइफून और बोलते हैं फिलीपींस जापान वाले एरिया में, और बिलीविली ऑस्ट्रेलिया में। Next question, where will be the 13th edition of exercise मैत्री भी conducted? तो ये कहाँ पे हुई है आपकी 13th नंबर के एडिशन जो हुआ है आपका मैत्री का। तो मैंने आपको बताया भी था कि जिसके साथ भी हमारी दोस्ती होती है, मित्रता होती है, तो हम उसकी थाली में खाना खा लेते हैं ना। जो भी हमारा अच्छा बेस्ट फ्रेंड होता है उसकी थाली में हम खाना शेयर कर लेते हैं। तो इंडिया किसके साथ खाएगा, थाली से थाईलैंड। तो थाईलैंड के साथ दोनों एक थाली में खाना खा रहे हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं। एक किले में बैठ गए हैं और वहां पे क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा फोर्ट, किला हो गया फोर्ट। विचार से बचीरा प्रकान इन ताक प्रोविंस थाईलैंड। अब ये भी क्या होगा, बारी बारी। इसका मतलब कि अभी अगर इसका 13th एडिशन थाईलैंड में हुआ है तो 12th कहाँ हुआ होगा, इंडिया के अंदर। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में हुआ, और ये कहाँ पे आपका फोर्ट बचीरा प्रकम ताक प्रोविंस के अंदर हुआ। और इसका जो लास्ट था, जो सितंबर 2019 में हुआ था, वो हुआ था मेघालय के अंदर, जो उमरोई आपका मेघालय वाला पार्ट है शिलोंग में, वहां पे हुआ था ये। याद रखना कि लास्ट वाला कहाँ हुआ था और अभी वाला कहाँ हुआ था। तो लास्ट हुआ था 2019 में। तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो बीच में काफी गैप आ गया था आपका। एक तो कोविड वाला पार्ट भी आ गया था, तो उस वजह से अब जाके हुआ है ये। वैसे ये एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है दैट इज कंडक्टेड इन इंडिया एंड थाईलैंड ऑल्टरनेटिवली। ये मतलब हर साल होता था, लेकिन कुछ वजह से फिर बाद में हर साल नहीं हो पा रहा था। हुआ कब से शुरू, 2006 से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आपको ये पता होना चाहिए इंडियन आर्मी की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया। तो हमने अपने लद्दाखियों को भेजा था, लद्दाख स्काउट को भेजा था हमने, जिसमें 76 मेंबर गए थे। और इंडिया और थाईलैंड की तरफ से कौन था, री रॉयल थाईलैंड आर्मी, उनकी तरफ से भी कितने थे, 76 पर्सनल थे, है ना। मतलब कि 76 ह्यूमन बीइंग थे आपकी आर्मी के। द एक्सरसाइज विल एनहांस कंबाइंड कैपेबिलिटी, ज्वाइंट काउंटर इंसर्जेंसी की इन्होंने, टेररिस्ट ऑपरेशंस किए इन्होंने, जंगल और अर्बन एनवायरनमेंट के ऊपर इन्होंने फोकस रखा कि ऐसा नहीं है कि जंगल वाले एरिया में हमने कैसे ऑपरेशन करना है, अर्बन एनवायरनमेंट के अंदर अगर कुछ घुसपैठ या कुछ किसी तरीके का होता है वहां पे हम कैसे करेंगे। अब ये इन्होंने जो बोला कि इसके ऊपर हमने करना है, ये एक्चुअल में यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, चैप्टर 7, उसके अंदर ये बोला गया है कि इसके ऊपर करिए। तो उसके ऊपर इन्होंने इस बारी क्या रखा, फोकस रखा कि जो आपका यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है चैप्टर 7 है उसके अंदर, तो उसमें ये बोला जाता है कि ज्वाइंट काउंटर इंसर्जेंसी कैसे करनी है आपने, टेररिस्ट ऑपरेशन अगर आपको जंगल में करने हैं या फिर अर्बन एनवायरनमेंट में करने हैं। कुछ और एक्सरसाइज है जो उनके बीच में होती है। फॉर एग्जाम्पल आर्मी के बीच में हमने अभी पढ़ ली मैत्री। एक होती है इंडो
ये नेवी के बीच में होती है, इंडो थाई कॉर्पेट। तो नेवी, इंडियन नेवी और थाईलैंड की नेवी के बीच में होती है इंडो थाई कॉर्पेट। तो आप इंडो से इंडोनेशिया मत सोचना, इंडो से यहाँ पे इंडिया को बोला गया है, और थाई से हो गया थाईलैंड। ये आपको वैसे याद हो जाएगा। एयरफोर्स के लिए आपको याद करनी पड़ेगी सियाम भारत, ठीक है, सियाम भारत। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द मनोज बाजपेयी बायोग्राफी। तो अभी जो मनोज बाजपेयी को सब जानते हैं, उनकी वो फैमिली मैन तो सबने देखा होगा, तो उन्हीं की एक बायोग्राफी है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन का टाइटल पूछा गया है। तो उसका टाइटल है मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। तो मनोज बाजपेयी ना अपनी लाइफ में बहुत डिफिनेटिव रहे हैं, है ना, बहुत उनके जो किरदार है बड़े डिफिनेटिव रहे हैं, ऐसे रख सकते हो आप याद। तो इसलिए उनकी बायोग्राफी का नाम भी क्या है, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। मनोज बाजपेयी की जो डेफिनेटिव बायोग्राफी है, इसको लिखा किसके द्वारा गया था, पीयूष पांडे के द्वारा। इन एक्चुअल आप ये जो हिंदी में लिखी गई थी रोहित बैट्स के द्वारा सॉरी, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय जर्नलिस्ट रोहित बैट्स फ्रॉम पांडे ओरिजिनल हिंदी बुक टाइटल कुछ पाने की जिद। पहले पीयूष पांडे जी ने लिखी हुई थी एक्चुअल बायोग्राफी इनकी, और उन्होंने उसको टाइटल दिया था कुछ पाने की जिद। जैसे कि आपने इनके इंटरव्यू देखे होंगे या कपिल शर्मा का शो देखा होगा, तो उसमें ये बोलते हैं कि मेरे अंदर हमेशा से एक जुनून था कि मेरे को काम करना है, इस वे में करना है, वैसे करना है, तो कुछ पाने की जिद थी इनमें। तो वो देखी, किसने देखी, पीयूष पांडे जी ने देखी, और उन्होंने इसके ऊपर क्या कर दी, बायोग्राफी लिख दी। फिर उसके बाद वैसे तो जो बायोग्राफी वो थी कुछ पाने की जिद, लेकिन बाद में आया रोहित बैट्स, उन्होंने बोला मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। तो ये ध्यान रखना कि जो डेफिनेटिव बायोग्राफी वो रोहित बैट्स ने मतलब लिखी हुई है, ट्रांसलेट की है वैसे उन्होंने, और जो एक्चुअल है वो है कुछ पाने की जिद बाय पीयूष पांडे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको पद्मश्री मिल चुका है। कब मिला है इनको, 2019 में। क्यों मिला होगा, आर्ट की फील्ड में ही मिला होगा, क्योंकि इनका क्या रहा है, आर्ट की फील्ड में ही इन्होंने काम किया हुआ है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जब मनोज बाजपेयी 19 साल के थे, उनको पद्मश्री मिल गया। सोचो 19 साल की उम्र में उनको क्या मिल गया, पद्मश्री मिल गया। तो आपको नहीं भूलेगा। फिर एक कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट नेक्सस, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, बोलते हैं इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, आपने बताना है, इट इज अ मल्टीलेटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू इनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स बाय इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम। बिल्कुल ठीक है ये, कि ये एक क्या है आपका, ये जो प्रोजेक्ट नेक्सस है एक मल्टीलेटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, ये है ना मल्टीलेटरल। इसमें ना 3-4 कंट्रीज हैं, और 4 कंट्री अलग है और 5वें हम लोग इंडिया है। तो ये क्रॉस बॉर्डर मतलब कि एक देश से दूसरे देश के बीच में जो रिटेल पेमेंट्स होती है ना, वो क्या कर सकते हैं, इजीली हो जाएगी। तो फास्ट पेमेंट सिस्टम उन देशों का है, और हमारा क्या है, हमारा है यूपीआई, हम यूपीआई करते हैं। तो रिटेल पेमेंट पर इंटरलिंकिंग, ताकि जो डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम को हम क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके इंस्टेंटली। It aims to connect the FPS of 4 Association of Southeast Nations। बोलते जो एशियन कंट्री है आपकी, एशियन मतलब कि आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये भी आपको याद होना चाहिए एशियन की फुल फॉर्म। तो बोलते उन देशों के बीच में जो 4 ये आपकी एशियन कंट्रीज है, उनके बीच में क्या करना है, एफपीएस को कनेक्ट करना है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, अभी आरबीआई ने हाल ही में क्या किया, प्रोजेक्ट नेक्सस के साथ हमने साइन अप किया हुआ है। RBI has joined Project Nexus, a multilateral international initiative to enable instant cross-border retail payments by interlinking domestic fast payment systems. Project Nexus is conceptualized by the Innovation Hub of the Bank for International Settlements, India's UPI. इंडिया की कौन है, UPI। और FPS कहाँ की है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे याद कर सकते हो MPST, अगर शॉर्ट में याद रखना हो, MPST। तो ऐसी कोई हमारा एमपी है जो कि एक शेड्यूल ट्राइब से है, ऐसे भी लर्न कर सकते हो आप कि एक एमपी है जो शेड्यूल ट्राइब से है, वो एफपीएस सिस्टम लेके आए हैं। एफपीएस याद रखना अपने, फास्ट पेमेंट सिस्टम। तो आरबीआई ने बोला हम भी आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो इजीली क्या कर सके, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर सके। तो उसके लिए ये विच कंट्री हैव ज्वाइन द प्लेटफॉर्म, प्रोजेक्ट नेक्सस एम्स टू कनेक्ट द एफपीएस ऑफ 4 एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand, and India, who would be the founding member and the first mover countries of this platform. Indonesia will also join the platform in future. Indonesia ने बोला कि मुझे आपका भी मैं देख रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है आपका ये जो प्रोजेक्ट नेक्सस है, इन फ्यूचर शायद से मैं भी ज्वाइन करूँ। तो बोला ठीक है, कर लेना आप। तो गोइंग अहेड द प्लेटफॉर्म कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर कंट्रीज, हो सकता है इन फ्यूचर फिर और देश भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, what is the current conservation status of the Bornean elephant on the IUCN Red List? Most important.
करंट कंजर्वेशन स्टेटस क्या रहा आपका बोर्नियन एलिफेंट का? जो बोर्नियन एलिफेंट है इसका जो साइंटिफिक नेम है एलिफस मैक्सिमस बोनेंसिस। तो ये इनका साइंटिफिक नेम है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें इनका क्या स्टेटस है, कंजर्वेशन स्टेटस। तो जो इनका कंजर्वेशन स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड। ये है आपका बोर्नियन एलिफेंट, इसको डाला गया IUCN की एंडेंजर्ड कैटेगरी में। ये देखो ये कितना कितना सा है बोर्नियो एलिफेंट्स। तो द स्मॉलेस्ट एशियन एलिफेंट सब स्पीशीज बोर्नियन एलिफेंट। एशिया के अंदर ऑलरेडी एक तो ना स्मॉलेस्ट एलिफेंट है, उसकी भी फर्दर एक सब स्पीशीज है ये बोर्नियन एलिफेंट, Elephas maximus bonensis, is now classified as endangered on the IUCN red list due to a dwindling population। बोलते इसको एंडेंजर क्योंकि इसकी धीरे धीरे इसकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, ड्विंडल हो रही है, कम हो रही है, इसलिए इसको क्या कर दिया, एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया है। हैबिटेट क्या है इसका, कहाँ पे ये रहता है, ये रहता है बोर्नियो और सुमात्रा के अंदर, ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर सुमात्रा, तो वहां पे रहता है। और बोर्नियो ना आपका मलेशिया में है, तो उनके वहां के जो मलेशिया और इंडोनेशिया के जो जंगल है वो भी पर्टिकुलर बोर्नियो और सुमात्रा वहां पे इसका रहने का स्थान है, तो वहां पे ये रहता है। With only around 1000 individual remaining, habitat loss from logging and oil palm plantations poses a severe threat। इसके लिए बोलते हैं जो 1000 इंडिविजुअल जो बोलते हैं ओनली अराउंड 1000 जो इंडिविजुअल रिमेनिंग है बचे हैं आपके ये, क्योंकि हैबिटेट इनका ना खत्म हो रहा है लॉगिंग की वजह से। जो ये लकड़ी काटने जाते हैं लोग, घरों के लिए लकड़ी इकट्ठे करने जा रहे हैं, या जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, एंड ऑयल पाम प्लांटेशन, तो ये इसके लिए क्या बन गया, एक सिवियर थ्रेट बन गया है। द एलिफेंट्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर स्मॉल साइज। एक तो बेचारे का ना साइज बहुत छोटा है। आपको एक चीज याद रखनी है, जो आपके एशियन एलिफेंट होते हैं इसका जो साइज होता है नॉर्मल, जिसकी हाइट होती है वो 3 मीटर है, ये उससे भी छोटा है, ये कितना है, 2.5 मीटर का है। तो एशियन एलिफेंट का साइंटिफिक नेम है एलिफस मैक्सिमस एंड इट हैज बीन क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड बाय द IUCN सिंस 1986। तो ये आपको याद करना है कि जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में कौन है आपका, एशियन एलिफेंट। कब से है, 1986 से है। और ये आपका बोर्नियो है, इसको भी किसमें डाला गया है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला है। एक सेकेंड रुकना, मैं पानी पी लेती हूँ। अगर किसी को भी बीच में क्वेरी हो ना तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है ना। वैसे मैं आपको लास्ट में 5 मिनट्स दूंगी जिसमें आपको जो भी क्वेरी होगी आप लिख के रख सकते हो और लास्ट में भी बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which bank received the Atal Pension Yojana annual award for financial year 2023 to 24? पहले तो ना आपने क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा बैंक ऐसा है जिसको 2023-24 के लिए अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड दिया है। इट मींस ये बैंक ऐसा होगा जिसने अटल पेंशन योजना जो है उसके ऊपर काम किया होगा। ज्यादा से ज्यादा जो इसके अंदर जितने भी थे कस्टमर्स थे उनको इसने क्या किया होगा, इस योजना का फायदा पहुंचाया होगा। तो इसका आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। अटल जी कहाँ के थे, इंडिया के थे, तो आपको याद रखना है कि बैंक ऑफ इंडिया। छोटी सी ट्रिक है, बैंक ऑफ इंडिया रिसीव्स अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। बैंक ऑफ इंडिया रिसीव द अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड द APY मतलब कि अटल पेंशन योजना अल्टीमेट चैंपियंस कप फ्रॉम PFRDA। 3 BOI मतलब कि बैंक ऑफ इंडिया की जो 3 ब्रांचेस हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया। उन्होंने ना बोलते हैं अक्रॉस इंडिया, भारत के अंदर उन्होंने क्या किया, बहुत ही बढ़िया काम किया है। जितने भी आपके लोग थे उनको API के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या किया, एनरोल किया। लोगों तो न्यू आपकी क्या हुई, ये पहुंची, स्कीम पहुंची, उनको बेनिफिट मिला, तो सरकार ने बोला इसके लिए हम आपको क्या करेंगे, अवार्ड देंगे। तो बैंक ऑफ इंडिया कब फाउंड हुआ था, ये हुआ था जब हमारे ब्रिटिश थे, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल ईरा में हुआ था 1906 में। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, मुंबई में। CMD कौन है इसकी, रजनीश कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हु वॉन द लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप फॉर द 10th टाइम। तो आपको ये याद रखना है, लियोन मास्टर चैंप, ये वन ऑफ द ओनली हमारे विशी सर हैं। विशी सर अभी बड़े ट्रेंड में है। तो विशी कौन है, हमारे विश्वनाथन आनंद जी। तो उन्होंने लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप हुई थी, तो 10th टाइम उन्होंने उस द्वार से को रिपीटली जीता था। तो ये हमारे विश्वनाथन आनंद। तो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। आपको पता है इंडिया के वैसे भी ये फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे। 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद डिफीटेड जैमी सेंटोस लतासा ऑफ स्पेन। थोड़ी सी गंदी ट्रिक है, बट इन्होंने क्या किया, जो इनका मतलब ऑपोजिट में जो थे इनकी, उनको लात मार के ना पेन कर दी और उसको बेचारे को हरा दिया। लात कोई वैसे लात नहीं मारी, चेस्ट से ही मार दी, चेस्ट के थ्रू। तो लात से लतासा एंड जैमे सेंटोस लतासा ऑफ स्पेन,
कई बार होता है डायरेक्ट पूछा जाता है कि जैमे सेंटोस लतासा वो कहाँ से हैं, या फिर वो कौन सी, नए नए पूछे जाते हैं ना, विश्वनाथन आनंद को कौन नहीं जानता है, तो ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कौन जीता, उन्होंने किसको हराया या उन्होंने जिसको हराया वो कौन से देश से है, तो वो स्पेन से है। द लियोन मास्टर चेस टूर्नामेंट इज हेल्ड इन द लियोन सिटी ऑफ स्पेन में हुआ ये टूर्नामेंट। फीचर्स में बोलते हैं इसमें 4 प्लेयर थे। अबाउट विश्वनाथन आनंद के बारे में देख लेते हैं हम। इन्होंने 15 साल की उम्र में ये यंगेस्ट इंडियन बन चुके थे आपके, जिन्होंने इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म्स को क्या किया था, अर्न किया था। फिर ये पहली बार इंडिया के ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर बने थे कब, 1988 में। वर्ल्ड चेस चैंपियन 5 टाइम रह चुके हैं ये, और FIDE के वर्ल्ड चेस चैंपियन मतलब जो होता है उसमें ये 5 टाइम रह चुके हैं लगातार। आनंद in April 2006 became the 4th player after Garry Kasparov, Vladimir Kramnik and Vasilin Topalov to pass the 2800 ELO rating marks। तो आनंद ने जो अप्रैल 2006 है उसमें ये 4th प्लेयर बने थे, मतलब कि जो 4 बहुत वैसे ही फेमस थे आपके 2-3, जिसमें गैरी कस्परोव है, व्लादिमीर कर्मानिक है एंड वैसेलिन टोपलोव है। ये नाम याद होने चाहिए आपको। बोला जाएगा जी गैरी कैस्परोव है या व्लादिमीर क्रामनिक है या वैसेलिन टोपलोव है, हमें पता ही नहीं होगा ये किस खेल से रिलेटेड है। अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन डालना हो तो ये है चेस से रिलेटेड। तो इनके साथ ये भी आ चुके थे, आपके 4th नंबर के प्लेयर बन चुके थे ये, जिन्होंने इलो रेटिंग मार्क की थी। ये जो 2800 इलो रेटिंग मार्क है ना, इसके बारे में कभी फिर डिटेल में करेंगे। ये बड़ा इनका ये होता है, ये जो होता है ना रैंकिंग जाती है इनकी, ऑनलाइन जाती है, कुछ होता है जैसे ग्रैंड मास्टर 2600 या 1500 स्कोर करना होता है, इस तरीके से आगे आगे फर्दर जाती है। He has been a world number ranked player for 21 month। तो 21 मंथ रहे थे आपके वर्ल्ड नंबर रैंक, वही यही इसकी ना ऑनलाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। What is the age group of women eligible for benefits under the मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम? स्कीम सारी याद रखनी, स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए कि एज ग्रुप क्या है विमेन एलिजिबल, कौन सी विमेन एलिजिबल होंगी आपकी मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम के लिए? तो ये होंगी जो आपकी 21 से लेकर 65 ईयर की होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये दिख रहे होंगे आपको, ये है माझी लड़की बहन योजना, 1500 रुपए इसमें पर मंथ मिलेंगे। एज लिमिट फॉर मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन एक्सटेंड कर दी गई है, पहले हुआ करती थी ये 61 तक ना, तो अभी इसको 65 तक कर दिया गया है। अनाउंस आपने पहचान लिया होगा ये कौन है, ये एकनाथ शिंदे जी हैं, ये महाराष्ट्र के सीएम है, अभी नहीं है प्रेजेंट में, अभी तो चेंज हो चुके हैं। द स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई अंडर, मतलब 1 जुलाई 2024 अंडर मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम। वुमेन को 1500 रुपए पर मंथ मिलेंगे। जैसे हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने हमें भी बोला था, पर हमें तो मिले नहीं, बट इनको मिल रहे हैं। हाँ, हिमाचल में भी मिले हैं, जैसे लाहौल वाले कुछ एरिया में, पर्टिकुलर एरिया है, उनको मतलब मिले हैं, सबको तो नहीं मिले। उसके लिए फिर उन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर लिए। तो अर्लियर बोलते ये 21 से 61 था, अब आपने याद रखना अब 21 से 65 कर दिया गया है। मतलब 21 से 65 साल की जो भी होंगी वीमेन, उनको दिया जाएगा, सबको नहीं। ओनली मैरिड, विडोड, डाइवोर्स, डेस्टिट्यूट एंड एबंडेंट वुमेन आर एलिजिबल टू अप्लाई। मैरिड जिन्होंने शादी की है, जो विडो है, और जो डाइवोर्स है, और डेस्टिट्यूट है, और एबंडेंट जो त्यागी हुई हैं, छोड़ी हुई हैं, वो उनको दिया जाएगा। और अगर कोई सिंगल अनमैरिड वीमेन है किसी फैमिली में, वो भी एलिजिबल है। सिंगल होनी चाहिए, ऐसा नहीं किसी के घर में 2-3 बहनें हैं और वो क्या है आपकी अभी शादी नहीं की उन्होंने, उनको नहीं मिला, सिंगल होगी कोई तो। These women whose ये सबको नहीं दिया जाएगा, उन वुमेन को दिया जाएगा, those women whose family annual income is more than 2,50,000 are not eligible। अगर किसी की भी एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब कि 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सनैलिटीज हैज अ बायोग्राफी टाइटल स्वर स्वामिनी आशा? नाम से ही पता लग रहा है बायोग्राफी है, स्वर स्वामिनी, स्वरों की मतलब मालकिन है। ये कौन है, नाम साथ में दे दिया आपका, आशा, तो आशा भोसले जी। तो ये फोटो भी लगी है। द बायोग्राफी ऑफ लीजेंडरी प्लेबैक सिंगर आशा भोसले टाइटल स्वर स्वामिनी आशा वॉज लॉन्च्ड। द बायोग्राफी अ कंपाइलेशन ऑफ वर्क्स बाय 90 ऑथर्स। 90 ऑथर्स ने भाई इसके ऊपर काम किया है, बहुत बड़ी बात है। द इवेंट फीचर डिग्नेटरीज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें और भी आए थे, जैसे कि आपके आरएसएस के चीफ, सब जानते हैं उनको, मोहन भागवत, मुंबई बीजेपी प्रेसिडेंट आए थे, आशीष शेलर। ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये याद रखना है कि आपका ये जो स्वर स्वामिनी आशा बायोग्राफी है, ये कौन सी पर्सनैलिटी के ऊपर है, बस इतना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हु इज द फर्स्ट इंडियन पर्सनैलिटी टू बी ऑनर्ड विद द पार्डो आला कैरी एस्कोना लोकार्नो टूरिज्म? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारे शाहरुख खान जी। तो ये याद रखना आपने, हु इज द फर्स्ट इंडियन पर्सनैलिटी टू बी ऑनर्ड, मतलब भारत की ये पहली पर्सनैलिटी मिली है। आज तक इंडिया की किसी भी पर्सनैलिटी को ये नहीं मिला है,
पाडो आला कैरी अस्कोना लोकार्नो टूरिज्म। अब देखते हैं इसके बारे में। तो बोलते हैं शाहरुख खान को टू रिसीव करियर अचीवमेंट, जो भी उनका ये करियर में उन्होंने अपना जो भी आज तक का कंट्रीब्यूशन रहा उनका, उसके लिए लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में वो गए। इंडिया का नहीं है ये फेस्टिवल, स्विट्जरलैंड का है ये। तो वहाँ इनको बुलाया गया था और इनको वहाँ पे सम्मानित किया गया। शाहरुख खान इज सेट टू रिसीव द प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड द पाडो आला कैरियरा और करियर लेपर्ड। आई थिंक जो इन्होंने करियरा लिखा है ना, अपने वहां के लैंग्वेज में लिखा है, तो एक करियर के लिए लिखा है, पाडो आला करियरा। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पर्दे के ऊपर इसने अपना करियर दिया। पर्दे के ऊपर कौन देते हैं? आपकी जो आर्ट्स फील्ड से होते हैं। एट द 2024 लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल स्विट्जरलैंड एंड ही इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन पर्सनैलिटी टू बी ऑनर्ड विद द पाडो आला कैरियर अस्कनो लोकार्नो टूरिज्म। और आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इनको भी पद्मश्री मिल चुका है। कब? जब ये क्या थे, इन्होंने 5 हिट फिल्में दी थी। 2005 में इन्होंने 5 हिट फिल्में दी थी। बोला आपने तो कमाल ही कर दिया, आपको तो हम पद्मश्री देंगे सीधे ही। मनोज बाजपेयी को दिया था जब वो 19 साल के थे, और शाहरुख खान जी ने सीधे ही 5 हिट फिल्में दी थी 2005 में, तो उनको पद्मश्री दिया गया। ऐसे आप रख सकते हो याद। और एक मैंने आपको और भी बताया था, पर वो भारत रत्न था ना, ये पद्मश्री वाले अलग से रख लेना आप याद। क्वेश्चन नंबर 18, हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड को उनके नए प्रधानमंत्री मिल चुके हैं, वो है डिक स्कूफ। डिक स्कूफ एक्स स्पाई चीफ स्वॉन इज एज डच प्राइम मिनिस्टर। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं ना कि डच आए थे, पोर्तुगीज आए थे, फ्रेंच आए थे। तो जो हम वो डच मेंशन करते हैं वो यही वाला एरिया है, आपका नीदरलैंड वाला एरिया है, और इसका थोड़ा सा और एरिया पड़ता है, तो उनको डच बोला जाता था। तो इसलिए बोला गया है कि जो डिक स्कूफ है ये एक्सपायर रह चुके हैं। स्पाई क्या होते हैं? जासूस। तो एक्सपायर चीफ रह चुके हैं, स्वर्न इन एज डच प्राइम मिनिस्टर। तो अब इनको वहां का पीएम बना दिया। बोला आपने इतना बढ़िया जासूसी कितना हमारे देश के लिए काम किया है, अब हमको प्रधानमंत्री बनाते हैं। ठीक है, डिक स्कूफ को। फिर है आपका, ये 67 ईयर ओल्ड है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इज सक्सीडिंग डिपार्टिंग पीएम मार्क रूट। बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क रूट ना। जो मार्क रूट थे पहले ना, बोला बहुत हो गया, आप हर बात बात पे रूठते रहते हो, हमें ऐसा नहीं चाहिए, मैं एक्सपायर हूँ, मेरे को पता है कैसे हैंडल करना है देश को, है ना। तो रूठने वालों को उन्होंने कर दिया बाहर, और बोला यहाँ पे सब कुछ खुफिया तरीके से चलता है, स्कूफ। तो डिक स्कूफ। तो प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट। लेकिन मार्क रूट ने बोला ठीक है, मैं पीएम की से हट रहा हूँ, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म पे जाके सेक्रेटरी जनरल बनने जा रहा हूँ, वो है आपका नेटो। नेटो आपने सुना होगा, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चला था उस टाइम बहुत न्यूज में, क्योंकि आपकी फिनलैंड स्वीडन ना अप्लाई कर रहे थे कि हमें नेटो के अंदर डालो, क्योंकि उनको खतरा हो गया था। नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ देशों का एक पूरा ग्रुप है जो रशिया के अगेंस्ट बना हुआ है, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये लर्न करना आपने। तो याद रखना, इसका सेक्रेटरी जनरल कौन बने? आपके मार्क रूट। उन्होंने बोला मैं तो बड़े लेवल पे रूठूंगा नेटो पे जाके। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टरडैम, करेंसी यूरो, यूरोपियन कंट्री है तो यूरो। मोनार्क भी है यहाँ पे मोनार्की भी चलती है आपकी। तो यहाँ के राजा हैं आपकी विलियम अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी विल बी द फर्स्ट बायोप्लास्टिक पार्क बी सेटअप। तो उत्तर प्रदेश के अंदर बायोप्लास्टिक पार्क सेटअप किया जा रहा है पहला। तो वो किया जा रहा है लखीमपुर खेड़ी में। खेड़ी होता है ना, ऐसा सोचना कि खेड़ी के वो प्लास्टिक बनाएंगे, वो यूपी वाले पागल होंगे, खेड़ी के बना रहे हैं, कुछ ऐसे करके याद रख सकते हो। तो यूपी क्या कर रहा है, अपना फर्स्ट बायोप्लास्टिक पार्क सेटअप करने जा रहा है लखीमपुर खेड़ी में। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बायोप्लास्टिक होता क्या है ना। ये एक ऐसा प्लास्टिक होगा जो डिग्रेडेबल होगा। इसके साथ में ना मैं एक चीज और रिलेट करना चाहूंगी, मेरे को थोड़ा सा अभी याद आया। अभी हाल ही में न्यूज में था आपका आईआईटी मद्रास। उन्होंने क्या किया है, बायोप्लास्टिक ही बनाया, लेकिन उन्होंने जो बायोप्लास्टिक बना रहे हैं वो ऐसा है कि उसमें ना आपके माइक्रोप्लास्टिक भी नहीं होंगे। अब आप बोलोगे माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? जो भी हम प्लास्टिक वेरे करते हैं, अब आपको पता है हमारे जो होते हैं ना, ये डिग्रेड नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, ओशंस में फेंक दे रहे हैं, कोई कहाँ पे फेंक दे रहे हैं, तो मछलियां खा ले रही हैं, एनिमल्स खा ले रहे हैं। गाय भी देखी होगी आपने, जो होती है आपकी सड़कों पे, कहीं पे बेचारी खाना नहीं मिलता तो वो प्लास्टिक भी खा जाती है, मैंने खुद देखा हुआ है। तो उनके शरीर के अंदर ये क्या होते हैं, ये प्लास्टिक रह जाएगा। फिर अगर कोई है आपका वो खा रहा है मछली, जो नॉनवेज खाता है वो फिश खाएगा, तो वहां से जो वो प्लास्टिक वाला पार्ट है उसकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो उसको बोलते हैं माइक्रोप्लास्टिक। लेकिन उन्होंने बोला आईआईटी मद्रास वालों ने, हम तो मैड लोग हैं, हम तो बिल्कुल कुछ यूनिक चीज बनाएंगे।
तो उन्होंने बोला हम ऐसा प्लास्टिक बनाएंगे जो बिल्कुल आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा और उसमें कोई माइक्रो प्लास्टिक नहीं मिलेगा। वो ना पोटैटो वगैरह से बनाएंगे उसको, थोड़ा कॉस्टली होगा वो। और पोटैटो तो आपको पता है इजीली, वो तो बहुत बढ़िया होता है ना, आलू जो हम खाते हैं। तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों से बनाएंगे, ये भी इन फ्यूचर हम पढ़ेंगे इसको। तो बैक टू क्वेश्चन, तो ये आ गया आपका यूपी बनाने जा रहा है लखीमपुर खेड़ी के अंदर। फिर है आपका उत्तर प्रदेश टू एस्टेब्लिश RS 2000 करोड़ बाय प्लास्टिक पार्क। बस इतना सा आपने याद रखना है थोड़ा सा। और यूपी के कौन है, हमारे योगी जी हैं, और उन्होंने इसके लिए जो आउटले कितना रखा है, 2000 करोड़ रखा हुआ है। और ये है आपका PPP मॉडल। PPP मॉडल का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आपका मतलब जहाँ पे सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलके दोनों काम कर रहे हैं, वो होता है आपका PPP। तो उत्तर प्रदेश का जो एक्सप्रेस बे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ पे भी किया जा रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और बायोप्लास्टिक इज मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल से बनाया जाता है, जैसे कि कॉर्न से, सनफ्लावर से, शुगर बीट से, है ना। और वो इजीली क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द